Hello students, how are you? I hope you are fine. लास्ट वीडियो में हमने जो वर्क एनर्जी थ्योरम देखा था, तो आज भी हम वही करने वाले हैं। बट चेंज क्या होगा कि वहाँ पर हमने जो बात की थी, तो वहाँ पर जो वर्क होता था वो ड्यू टू कांस्टेंट फोर्स की वजह से होता था। बट रियली में कांस्टेंट फोर्स होता है? आपने कभी देखा है कांस्टेंट फोर्स? नहीं होता है। आपको एक्सपीरियंस करना है कि फोर्स कांस्टेंट होता है कि नहीं होता है, ठीक है। तो समझो, आप एक स्प्रिंग ले लो, ठीक है। एक स्प्रिंग ले लो, उसको आप हाथ में ऐसे प्रेस करके रखो, ठीक है। अब आप हाथ में प्रेस करके रखोगे तो क्या होगा, ये आपका हाथ में जो दो उंगली के बीच में प्रेस किया है, तो क्या आपके उंगली ऊपर नीचे इस तरीके से होता नहीं रहेगा? बिल्कुल होता रहेगा ना। तो इसका मतलब क्या है कि फोर्स कभी कांस्टेंट रह सकता है? बिल्कुल नहीं रह सकता, ठीक है। या फिर आप एक दूसरा भी चीज़ कर सकते हो। अगर आपके पास वेट मशीन होता है तो आप उसके ऊपर प्रेस करो, ठीक है। तो क्या आपको हर वक्त सेम फोर्स मिलेगा? बिल्कुल नहीं मिलेगा ना, वो वेरी करता ही रहता है। इन शॉर्ट, होता क्या है कि जो फोर्स होता है वो कभी भी कांस्टेंट नहीं रहता, ठीक है। बट उसको हम कांस्टेंट कंसिडर भी कर सकते हैं। कैसे, वो देखेंगे। पहले तो हम देखते हैं कि फोर्स जो है वो कांस्टेंट नहीं रहता है, फिर वही देखेंगे कि फिर फोर्स को कांस्टेंट ले भी सकते हैं, ठीक। आयरन नहीं है बट देखेंगे। तो अब देखो, ये चीज़ है सिंपल। अभी आप लोग बैठे हो, मोबाइल को प्रेस नहीं करना है, ठीक है। पेन ऐसे है, ठीक है। मार्कर को अगर आप प्रेस करोगे तो क्या आप उसके ऊपर कांस्टेंट फोर्स लगा पाओगे? नहीं ना। ये इधर 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 होता ही रहेगा, ठीक है। नो डाउट माइनर होता रहेगा, ठीक है, बट होता तो रहेगा ना इधर इधर। आपने नोटिस किया होगा, ठीक है। तो क्या होगा कि जो फोर्स होता है वो अगर कांस्टेंट होता तो क्या ये इधर उधर होता? क्या आपके स्प्रिंग ऊपर नीचे उंगलियां होती रहती? बिल्कुल नहीं होती ना। फोर्स कांस्टेंट होता तो वो सेम जगह पर रहती। इसका मतलब समझे कि प्रैक्टिकल लाइफ में क्या होगा कि जो फोर्स है वो कांस्टेंट नहीं मिलता है, ठीक है। फिर भी हम उसको कांस्टेंट कहते हैं। कब? तो वो देखेंगे। तो आज भी हमको जो पढ़ना है वो है वर्क एनर्जी थियरम। बट कैसे? तो पहले हम देखेंगे वर्क ड्यू टू वेरिएबल फोर्स। अब वेरिएबल फोर्स है, तो ये फोर्स वेरिएबल होगा, बट विथ रिस्पेक्ट टू होम? किसके रिस्पेक्ट में ये वेरिएबल होगा? तो क्या होगा कि जो फोर्स है वो विथ रिस्पेक्ट टू टाइम या विथ रिस्पेक्ट टू डिस्प्लेसमेंट, दोनों के रिस्पेक्ट में क्या होगा कि फोर्स कांस्टेंट हो सकता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल, अगर आपको समझना है कि विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है, तो समझो कि ये मार्कर है, ठीक है। मार्कर की जगह कोई हैवी चीज़ है। अब हैवी चीज़ को मैंने अब मेरे हाथ में रखा है, तो क्या होगा कि ये हैवी चीज़ मेरे हाथ के ऊपर फोर्स कांस्टेंट लगाती रहेगी, ठीक है। ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से नीचे की ओर मेरे हाथ पर फोर्स लगने वाला है, जिसको हम वेट भी बोलते हैं। तो उस वजह से क्या होगा कि क्या मैं इसको आफ्टर सम टाइम भी इसको सेम हाइट पर पकड़े रह पाऊँगा? नहीं ना। क्या होगा, मेरा हाथ थोड़ा सा नीचे की ओर झुकता जाएगा। तो क्या होता है कि विथ रिस्पेक्ट टू टाइम फोर्स चेंज होता जाता है, ठीक है। दूसरी चीज़ समझो कि यही एक मार्कर है, ठीक है। इसको मुझे यहाँ से पुश करके यहाँ तक ले जाना है, ठीक है। स्क्रीन के बाहर तो नहीं ले जा सकता इसे। तो देखो, इसको मैं पुश करके यहाँ से इधर ले जा रहा हूँ। तो क्या होगा कि आप देखो तो स्क्रीन स्टार्टिंग से लेकर मैंने फोर्स लगाया 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 लगाया, स्क्रीन एंड हो गई। तो क्या हर जगह पर मेरा फोर्स सेम रहा होगा? बिल्कुल नहीं ना। तो वो क्या बतलाया था कि विथ रिस्पेक्ट टू डिस्प्लेसमेंट भी फोर्स चेंज होता है, ठीक है। तो फोर्स वेरिएबल है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, विथ रिस्पेक्ट टू डिस्प्लेसमेंट। तो अब हमको ऐसे फोर्स में वर्क फाइंड करना हो तो कैसे करेंगे? तो उसके लिए पहले हम देखेंगे कि हमारे पास एक फोर्स अगेंस्ट डिस्प्लेसमेंट का कोई एक ग्राफ है इस तरीके से, ठीक है। अब
ऐसा सीधा बनेंगे वो तो कांस्टेंट फोर्स हो जाएगा ना, इसलिए ऐसा कोई कर्व भी आएगा। अब देखो ये ग्राफ में, ठीक है, यहाँ पर भी थोड़ा कर्व था, ठीक है। अब देखो ये ग्राफ की हम बात करें तो ये ग्राफ में यहाँ पर हम लेंगे एक्स आई इनिशियल पोजीशन, ये फाइनल पोजीशन। अब ये ग्राफ में हमको वर्क फाइंड करना है, तो वर्क के लिए क्या चाहिए, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। तो हम क्या करेंगे, ये जो इतना बड़ा सा ग्राफ है ना, इसको छोटा छोटा पार्ट में डिवाइड कर देंगे, ठीक। तो अब हम क्या करेंगे, इसको इक्वली छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो मेरे को इक्वली पार्ट में बताना पड़ेगा, वरना बोलते कुछ और करते कुछ और, ऐसा वो बोल देंगे। तो ये इक्वली पार्ट में किया, अभी भी कुछ लोगों को तो इक्वली लगा ही नहीं होगा, वैसे है ही नहीं। तो क्या किया हमने कि सारे के सारा जो एक्स आई से एक्स एफ तक का जो पार्ट है उसको हमने डेल्टा एक्स जितने इक्वली पार्ट में क्या किया कि डिवाइड कर दिया है। अब देखो डेल्टा एक्स में हमने इसको डिवाइड किया है। अब हम क्या कर सकते हैं कि जो वर्क है तो वो वर्क हमको कैसे मिलेगा, तो समेशन ऑफ किसका, तो एफ, तो ये एफ और डेल्टा एक्स, वर्क का फॉर्मूला तो एफ इंटू डी ही है ना, तो एफ बट अब डिस्प्लेसमेंट डेल्टा एक्स जितना लिया है, अब वो कहाँ से कहाँ, तो एक्स आई से एक्स एफ तक का। तो यहाँ से यहाँ तक के पार्ट में जो छोटे छोटे डेल्टा एक्स है उसका उसके अकॉर्डिंग टू जो फोर्स मिलता है उसके साथ का मल्टीप्लिकेशन का हम समेशन कर रहे हैं। बस प्रॉब्लम क्या आ रही है, देखो ये अगर डेल्टा एक्स पहला वाला लिया है तो वो इस तरीके से लेना पड़ेगा, क्योंकि फोर्स हमको क्या होगा, फोर्स की वैल्यू तो कांस्टेंट लेनी पड़ेगी, तो वो क्या होगा कि ये वाले पॉइंट पर ही कांस्टेंट आएगी। दूसरे में देखोगे तो ये यहाँ तक का फोर्स होगा वो कांस्टेंट रहेगा, उसके ऊपर तो वो क्या होता है कि चेंज होता रहता है, ठीक है। यहाँ पर हम देखेंगे तो क्या होगा कि फोर्स की वैल्यू ये आएगी, तो हम समेशन तो कर रहे हैं बट वो एग्जैक्ट वर्क नहीं मिलेगा। ये क्या होगा, इक्विवेलेंट मिलेगा वर्क के। हमने जो डेल्टा एक्स लिया वो डेल्टा एक्स को उसके अकॉर्डिंग टू जो फोर्स मिलता है उसके साथ का मल्टीप्लिकेशन का हमने एक्स आई से एक्स एफ तक में समेशन किया, तो वो वर्क के इक्विवेलेंट मिलता है बट एग्जैक्ट वर्क नहीं मिलता है। इसका रीज़न आप ग्राफ पर से ही समझ सकते हो। देखो हर बार में क्या होगा, इतना सा जो पार्ट है ये वाला पार्ट, ठीक है, हर बार में वो पार्ट क्या हो रहा है, छूट जाता है ना। तो वो छूट जाता है, इसके लिए क्या होगा कि कुछ कमी रह जाती है। तो अब हम क्या करेंगे कि इतना सा जो पार्ट ऊपर छूट जाता है वो नहीं छूटना चाहिए, तो उसके लिए क्या कर सकते हैं हम, अगेन यही ग्राफ बनाएंगे। ये स्प्रिंग की जरूरत नहीं है, आप लोग समझ चुके होंगे, ठीक है, फोर्स वेरिएबल होता है। अब यहाँ पर देखो तो क्या होगा, ये एक्स आई है, ये हमने एफ अगेंस्ट डी का ग्राफ ही बनाया है, तो इसमें एक्स आई है। अब हमने डेल्टा एक्स जो बड़ा लिया था, ठीक है, ये इतना सा डेल्टा एक्स है ना, तो ये डेल्टा एक्स को अब हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर ले लिए, इसके ऊपर नहीं किया है, डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0 लिखा है। इसका मतलब क्या होगा, पहला लाइन इधर है तो दूसरा उसकी बाजू में ही आ जाएगा, डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0 मतलब बहुत ही छोटा लिया है डेल्टा एक्स। तो अब देखो डेल्टा एक्स क्या हो जाएगा, ये इतना सा पोर्शन आया, ठीक है, ये पोर्शन डेल्टा एक्स बनेगा, ठीक है। तो ये पोर्शन में अब हम यहाँ पर फोर्स लेंगे, तो क्या ये फोर्स वेरिएबल होगा, तो बिल्कुल नहीं, ये क्या होगा, तो ये डेल्टा एक्स जो है क्या होगा कि डेल्टा एक्स के लिए ये फोर्स तो कांस्टेंट बन जाएगा ना। देखो दो लाइन है, ठीक है, यहाँ से चालू हुआ यहाँ पर खत्म हुआ, तो ये इतना सा पार्ट बना, इतने से पार्ट में क्या होगा, ये आपको कर्व नहीं होगा, इसको हम कांस्टेंट कंसीडर कर लेंगे। फिर दूसरा अगर हम यहाँ पर एक पार्ट लिया और ये दूसरा लिया तो ये डेल्टा एक्स बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पर भी ये तो एक पॉइंट जैसा ही बन रहा है, तो उसके लिए अगर हम
टू ले रहे तो ये जहाँ से लाइन स्टार्ट हुई वहाँ पर फोर्स इतना था और जहाँ पर लाइन खत्म हुई वहाँ पर फोर्स इतना है, इसलिए वो वेरिएबल है। बट यहाँ पर तो क्या हो रहा है कि डेल्टा एक्स का जो पॉइंट, डेल्टा एक्स जो है वो तो एक पॉइंट के फॉर्म में ही मिल रहा है, तो हम फोर्स को कांस्टेंट ले सकते हैं। ठीक है, तो होगा क्या कि हमने यहाँ पर डेल्टा एक्स टेंस टू 0 लिया, तो अब जाके जो वर्क होगा वो क्या होगा कि लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू 0, और वर्क कैसे मिल रहा था, तो एक्स आई से एक्स एफ में एफ डेल्टा एक्स का समेशन करके वर्क मिल रहा था, जिसमें हमने क्या किया कि लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू 0 लिया है। बस ये जो था वही वर्क था, बट उसमें हमने लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू 0 ली। तो अब क्या होगा कि ये जो इतना सा जो पार्ट था जो कि बच जाता था हर डेल्टा एक्स में, वो अब नहीं बचेगा। तो ये जो पूरा पार्ट होगा उसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन। कहाँ से कहाँ तक, तो एक्स आई से एक्स एफ तक एफ, और अब डेल्टा की जगह क्या आ जाएगा, तो डी एक्स आ जाएगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स। ये वर्क डन मिला है। ठीक है, हमको जो करना है वो क्या है, तो वर्क एनर्जी थ्योरम पे हम तो बात करने वाले हैं। बट ये वर्क हमने किसका फाइंड किया, तो वेरिएबल फोर्स की वजह से जो वर्क होता है वो हमने बात किया। अब हम क्या करेंगे, वर्क एनर्जी थ्योरम प्रूव करेंगे। पहले ये थोड़ी समझनी थी तो समझ लिए। अब वर्क एनर्जी थ्योरम हमको प्रूव करना है, तो क्या करेंगे, काइनेटिक एनर्जी लो। काइनेटिक एनर्जी क्या है, 1/2 mv²। ठीक है, दोनों साइड पर dt से मतलब विथ रिस्पेक्ट टू टाइम दोनों का डिफरेंशिएशन करो, तो dk इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/2 m, और मतलब ये तो कांस्टेंट ही आ गया। ठीक है, तो बचेगा क्या, dv²/dt। ठीक है, ये बचेगा, v जो है वो ही वेरिएबल रहेगा। ठीक है, अरे भाई मैं यहाँ से इधर जा रहा हूँ, ठीक है, या फिर मैं इधर से इधर आ रहा हूँ, तो मैं मोशन कर रहा हूँ, तो क्या मैं इधर से इधर जाऊँगा या इधर से इधर आऊँगा, उसमें मेरा मास कम हो जाएगा? बिल्कुल नहीं ना। क्या कम होगा या क्या ज़्यादा होगा, तो वो होगा वेलोसिटी। तो वेलोसिटी वेरिएबल होगी तो उसी का डिफरेंशिएशन होता है। ठीक है, मास तो कांस्टेंट रहेगा। तो अब देखो क्या हो जाएगा, ये dk/dt एज इट इज रहेगा 1/2 m, ये क्या हो जाएगा 2v dv/dt बनेगा। ये इसका क्या हो जाएगा, तो पार्शियली डिफरेंशिएशन हुआ। अब देखो तो ये dk/dt 2 कैंसल, तो m dv/dt into v, dk/dt एज इट इज अगेन इक्वल टू m, सॉरी m भी नहीं आएगा, ये क्या हो जाएगा, हाँ चलो लिख दो, m dv/dt को क्या बोलते हैं, रिमेंबर सेकंड लॉ ऑफ न्यूटन, dv/dt होता है e। ठीक है, सॉरी अभी आएगा सेकंड लॉ, ये तो थर्ड चैप्टर की बात थी, वेलोसिटी का टाइम के साथ डिफरेंशिएशन, सॉरी, तो dv/dt है तो वो हो जाएगा ये, और ये है v, तो dk/dt क्या बनेगा, एज इट इज रहेगा। ये अब आएगा सेकंड लॉ ऑफ न्यूटन, m इंटू ए, वो हमको देता है फोर्स, इधर देखो तो v है, तो v अगेन क्या हो जाएगा कि डिफरेंशिएशन के फॉर्म में लिखो तो किसका डिफरेंशिएशन होता है, डिस्प्लेसमेंट का विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अब दोनों साइड से क्या करना है, dt कैंसिल कर दो, तो हमको क्या मिलेगा, यहाँ पर dk इक्वल टू क्या मिलेगा, f dx। ठीक है, अब दोनों साइड इंटीग्रेशन कर दो, तो ये के आई इनिशियल से फाइनल, इधर भी क्या हो जाएगा, एक्स आई इनिशियल से एक्स एफ फाइनल। तो इसके बराबर हम क्या लिख सकते हैं, तो dk का इंटीग्रेशन क्या बनेगा, k, और लिमिट क्या बनेगी, तो के आई से के एफ, और इधर क्या हो जाएगा, तो f और dx का x बनेगा, ऐसा करने की जरूरत नहीं है, ये पूरा क्या है, वर्क ही है ना, तो
डायरेक्ट वर्क लिख देना है, ठीक है। अब देखो तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, के एफ माइनस के आई इक्वल टू डब्ल्यू। अब देखो यहाँ पर एक चीज, ये मिल तो गया, ठीक है। समझना क्या है कि यहाँ पर जो वर्क आया है वो वर्क कैसा आया है, तो वो वर्क आया है वेरिएबल फोर्स की वजह से होने वाला वर्क। पहले हमने जो वर्क फाइंड किया वो क्या था, वेरिएबल फोर्स की वजह से मिलने वाला। अब यहाँ पर जो वर्क आया वो भी क्या हुआ, तो ये वाला फॉर्म ही आया ना वर्क का, तो ये क्या बतलाता है, वर्क ड्यू टू वेरिएबल फोर्स। तो अब हमने यहाँ पर के एफ माइनस क्या इक्वल टू डब्ल्यू प्रूव किया, तो ये क्या है, तो ये एक्चुअली वर्क एनर्जी थ्योरम है। तो यहाँ पर प्रूव क्या होता है कि हमने जो वर्क एनर्जी थ्योरम प्रूव किया वो वेरिएबल फोर्स के फॉर्म में प्रूव किया है, ठीक है। तो ये हमारा वर्क एनर्जी थ्योरम था। अब आगे हम इसके रिगार्डिंग न्यूमेरिकल है वो करते हैं, ठीक है। तो आपको यहाँ पर फॉर्मूला याद कौन सा रखना है, तो वर्क इक्वल टू क्या हो जाएगा, एफ डी एक्स का इंटीग्रेशन, और ये क्या हो जाएगा वर्क एनर्जी थ्योरम के एफ माइनस के आई इक्वल टू वर्क, और वो वर्क क्या होगा, तो इंटीग्रेशन में एक्स आई से एक्स एफ में एफ डी एक्स का इंटीग्रेशन, ठीक है। तो इसके बेस पर हम बुक के न्यूमेरिकल है वही करने वाले हैं। देखो बुक का न्यूमेरिकल है 6.5। 6.5 न्यूमेरिकल में क्या बोल रहा है कि कोई वुमन है वो क्या कर रही है कि कुछ उसका अपना सामान है, वो सामान को क्या कर रही है कि कहीं पर ले जा रही है, ठीक है। तो अब उसके ऊपर वो फोर्स लगा के उसको खींच रही है, तो वो कितना फोर्स लगा रही है, 100 न्यूटन का। 100 न्यूटन का फोर्स लगा रही है, तो वो 100 न्यूटन से क्या हो रही है, 10 मीटर जितना तो वो खींच लिया, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, तो थक गई बेचारी, और क्या होगा, आप लोग भी कुछ काम करते हो तो उसके बाद क्या होगा, थक ही जाते हो ना, ठीक है। ये ऐसा थोड़ी कि ज़्यादा एनर्जी आता है, ठीक है, ठीक है। तो क्या हुआ कि वो 10 मीटर तक उसने 100 न्यूटन का फोर्स लगा के खींचा, उसके बाद वो थक गई। तो थक गई तो क्या हुआ कि उसका जो फोर्स था वो अब क्या हो गया, 50 न्यूटन तक डिक्रीज हो गया। अब 50 न्यूटन तक उसका फोर्स डिक्रीज हो चुका है, बट ये फोर्स 100 से 50 पर आए, उसके बीच में उसने क्या किया, तो अगेन 10 मीटर जितना डिस्टेंस ट्रैवल कर लिया, तो उसका टोटल डिस्टेंस क्या हो गया, 20 मीटर का, ठीक है। अब यहाँ पर दूसरी चीज क्या आती है, तो चैप्टर 5 में फ्रिक्शन पढ़ा है। फ्रिक्शन क्या होगा, जब भी कोई चीज मोशन में होगी, ठीक है, दो सरफेस कांटेक्ट में होंगे, तो क्या होगा कि ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शन फोर्स लगेगा। तो अब देखो ये डायरेक्शन में 100 न्यूटन फोर्स लग रहा है, तो फ्रिक्शन फोर्स क्या होगा, ऑब्वियसली ऑपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, ठीक है। लगता है मेरी मार्कर थोड़ी कम हो गई है, मैं ईंट पिला देता हूँ। तो आप लोग सोचो, अब 100 न्यूटन एक डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, ठीक है, तो ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शन लगेगा, बट उसकी वैल्यू क्या आएगी, इधर 100 लग रहा है तो फ्रिक्शन इधर लग रहा है, तो फ्रिक्शन की वैल्यू भी 100 नहीं आएगी, ठीक है, ऑब्वियसली नहीं आनी चाहिए, ठीक है। ये वैल्यू 50 न्यूटन दी है, बट अगर ये वैल्यू 50 न्यूटन नहीं दी होती तो भी क्या होगा कि इधर 100 फोर्स लग रहा है और इधर फ्रिक्शन भी 100 न्यूटन का लगता है, तो टोटल फोर्स क्या हो जाता है, 0। तो ये ऑब्जेक्ट इधर थोड़ी जा पाता है। कोई चीज़ मोशन कब करेगी, जब उसके ऊपर कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन में नेट फोर्स लगेगा तभी ना। अगर नेट फोर्स 0 होगा तो कोई चीज़ मोशन नहीं कर पाएगी, ठीक है। तो 50 जितना फ्रिक्शन फोर्स ऑपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है,
इधर 100 लग रहा था 10 मीटर तक, बट उसके बाद वो नेक्स्ट 10 मीटर में डिक्रीज होके क्या हुआ 50 न्यूटन पर आ गया। तो अब देखो फोर्स क्या हो रहा है 100 से 50 पर आ रहा है, डिक्रीज हो रहा है, तो वेरिएबल फोर्स है। ठीक है, तो हमको करना क्या है कि ये जो कंडीशन दी है ना, इसके लिए हमको ग्राफ बनाना है। तो ग्राफ हम कैसे बनाएंगे, तो फोर्स जो है वो ऊपर आएगा वाई एक्स पर और इधर डिस्प्लेसमेंट है। अब एक चीज़ याद रखना, ठीक है, ग्राफ के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, क्या होगा कि जब भी कोई चीज़ का ग्राफ बनाना हो तो वाई एक्स पर क्या लेना है, एक्स एक्स पर क्या लेना है, उसमें बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं। तो आपको दो चीज दी होगी, दो क्वांटिटी होगी, तो उसमें से जो भी क्वांटिटी वेरिएबल होगी वो आपको वाई एक्स पर लेनी होती है। ठीक, अब यहाँ पर देखोगे तो क्या होगा कि फोर्स लग रहा है, उसकी वजह से ये इधर जाने वाला है, तो वो तो फिक्स हो गया कि ये इसका डिस्प्लेसमेंट होने वाला है। बट जो फोर्स की वैल्यू है वही वेरिएबल है। ठीक है, वो 100 होती थी, फिर क्या हो रही थी 50 हो सकती है, तो वो वेरिएबल हो सकती है, बट डिस्प्लेसमेंट होना तो कन्फर्म था ही। तो हुआ क्या है कि जो फोर्स है वो वेरिएबल है, तो वो वाई एक्स पर आएगी। तो इस वजह से अब हमको ग्राफ ड्रॉ करना है। तो यहाँ पर 0 है, फोर्स 50 है, 100 है। देखो स्केल कहाँ तक लेना होता है, तो जो भी क्वांटिटी की मैक्सिमम वैल्यू होती है वो कवर हो जाए वहाँ तक का स्केल लेना है। यहाँ पर देखो तो फोर्स कितना है, मैक्सिमम 100 है, तो 100 आ जाना चाहिए। ठीक है, वो वैल्यू आ जानी चाहिए। अब डिस्प्लेसमेंट क्या हो रहा है, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना है 20 है, तो वो 20 आ जाना चाहिए डिस्प्लेसमेंट पर। तो यहाँ पर 10 लिया, यहाँ पर 20 लिया। ठीक है, अब देखो क्या हो रहा है कि 0 से 10 मीटर में फोर्स कितना है 100, तो ये यहाँ से यहाँ तक में फोर्स कितना आ गया 100। उसके बाद क्या हो रहा है नेक्स्ट 10 मीटर में क्या हो रहा है, फोर्स डिक्रीज होकर 50 पर गया, तो नेक्स्ट 10 मीटर मतलब 20 पर, और फोर्स डिक्रीज होकर क्या हुआ, तो वो 50 पर आ गया। तो इतना करने से हमारा ग्राफ कंप्लीट नहीं होगा। ठीक है, ग्राफ कंप्लीट क्यों नहीं होगा, एक चीज भूल गए, फ्रिक्शन फोर्स। फ्रिक्शन फोर्स का वैल्यू हमको दिया हुआ है कितना 50 न्यूटन, बट ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो यहाँ पर फ्रिक्शन फोर्स नहीं आएगा, ऑपोजिट है, मतलब 0 के दूसरी साइड पर जाएगा, तो वो -50 होगा। ठीक है, और -50 ये फ्रिक्शन फोर्स कहाँ तक होगा, तो भाई जहाँ तक आप मौसम कराओगे वहीं तक होगा ना, ऐसा थोड़ी है कि 10 मीटर तक आपने करवाया फिर उसके बाद आपका फोर्स कम हुआ तो फ्रिक्शन चला गया, ऐसा तो होगा नहीं। तो फ्रिक्शन फोर्स क्या होगा 0 से 20 मीटर तक ही आएगा, और वो कैसा रहेगा, कांस्टेंट ही रहेगा। ठीक है, इसकी कोई बात नहीं की है। ठीक है, फ्रिक्शन फोर्स के बारे में ऐसा नहीं बोला है कि पहले इतना लग रहा था फिर इतना लगा, ये ओनली 50 है, तो कांस्टेंट रहेगा 0 से 20 तक 50 न्यूटन जितना फ्रिक्शन फोर्स। तो ये इसका ग्राफ हो गया। अब हमको करना क्या है कि इसका यहाँ पर वर्क डन फाइंड करना है। ठीक है, तो वर्क डन बाय लेडी, ठीक है, बाय वुमन, तो वो कितना हो जाएगा, तो एक चीज यहाँ पर समझनी है कि W जो होगा तो वो यहाँ पर हम कुछ नाम दे देते हैं, ये O है, A B C D E, तो यहाँ पर जो वर्क डन आएगा वो क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ क्या हो जाएगा, ये ABEO प्लस एरिया ऑफ BCDE। ये दोनों जो हमारे पास शेप बन रहे हैं, ये दोनों का एरिया जो हम फाइंड करेंगे ना, वो एरिया हमको वर्क देगा। अब ये कौन सी चीज़ आ गई, हमने तो फॉर्मूला पढ़ा था। तो ये चीज़ समझो कि हमारा ये फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का कोई ग्राफ हमको इस तरीके से मिल रहा है। ठीक है, तो ये ग्राफ का जो एरिया हो रहा है, ठीक है, तो ये आप देखो तो 0 से ये F, तो एरिया हमको क्या मिलेगा F, और ये 0 से D। ठीक है, ये एक स्क्वायर बना है, तो उसका ये स्क्वायर या रेक्टेंगुलर जो भी ले, 0 से F ये उसका लेंथ और
ये इसका ब्रेक, ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन करके हमको एरिया मिलेगा। तो मल्टीप्लिकेशन क्या है, एफ इंटू टी, तो वही तो वर्क होता है ना, ठीक है। अब इसकी जगह कुछ हम इस तरीके से लेते हैं, तो इसका अगर हम एरिया फाइंड करेंगे, जैसा भी सिर्फ हो उसका एरिया फाइंड करेंगे, तो वो भी हमको वर्क ही देने वाला है। तो पहले हमने जो केस देखा उसमें फोर्स की लाइन सीधी थी, तो मतलब कांस्टेंट फोर्स था। इसमें फोर्स वेरिएबल है, बट कोई भी केस हो, फोर्स अगेंस्ट डिस्प्लेसमेंट का जो ग्राफ होगा उसका जो एरिया बनेगा वो क्या देता है, वर्क ही देगा ना, क्योंकि एरिया कैसे मिलेगा, तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट से, तो वो हमारा वर्क ही होता है। तो वो चीज़ यहाँ पर है कि इतने पार्ट का एरिया, ठीक है, दो शेप अलग अलग बन रहे इसलिए हमने अलग अलग किया, तो इतने पार्ट का एरिया प्लस इतने पार्ट का एरिया, दोनों का टोटल एरिया जो होगा वो टोटल वर्क डन होगा। तो इसका एरिया क्या बनेगा, तो इसका एरिया बनेगा ए बी इंटू ए प्लस ये वाला जो शेप है, ठीक है, तो इसका एरिया क्या बनेगा, तो हमको ये वाले और ये वाले दोनों साइड का एवरेज लेना पड़ेगा, तो वो क्या हो जाएगा, बी ई प्लस सी डी डिवाइड बाई 2, ठीक है। ये दोनों का क्या हो जाएगा, एवरेज लेना है इनटू ये वाला पार्ट ई डी। तो अब वैल्यू रखो तो क्या हो जाएगा, ए बी की वैल्यू कितने आएगी, 10 इंटू पी ओ 100 प्लस ये क्या हो जाएगा 100 प्लस 50 डिवाइड बाई 2 इंटू 10। तो ये जो आंसर है वो 1750 जूल जितना आता है, ठीक है, कैलकुलेशन कर लो। अब ये क्या हो जाएगा, वर्क डन बाई रूम, बट यहाँ पर दूसरा भी वर्क हो रहा है, कौन सा, तो वर्क डन बाई फ्रिक्शन फोर्स, ठीक है, जो भी फोर्स आएगा तो उसकी वजह से कुछ ना कुछ वर्क होगा ही, तो दूसरा क्या आएगा, वर्क डन बाय फ्रिक्शन। अब फ्रिक्शन के लिए क्या होगा, तो देखो फ्रिक्शन कितना है, यहाँ पर हर जगह पर सेम है, मतलब कांस्टेंट है, तो क्या होगा कि कांस्टेंट है तो W इक्वल टू क्या करना है, सिंपल F इंटू डी कर दो। तो अब फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी है, 50 है, बट हमको -50 लेना पड़ेगा, ठीक है, ऑपोजिट डायरेक्शन मतलब माइनस। दूसरा क्या है, डिस्प्लेसमेंट, तो फ्रिक्शन कितने वक्त तक लग रहा है, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट में लगेगा फ्रिक्शन, तो वो कितना है डिस्प्लेसमेंट +20, तो ये आंसर आ जाएगा -1000 जूल। तो ये हमारा 6.5 न्यूमेरिकल है। अब देखो एग्जाम्पल 6.6, इसमें हमको क्या बोला गया है कि एक हॉरिजॉन्टल सरफेस है, इसके ऊपर एक केजी का कोई ब्लॉक है, ये क्या हो रहा है कि 0.1 मीटर से स्टार्ट हो रहा है डिस्प्लेसमेंट, इसका कहाँ तक हो रहा है, 2.01 मीटर तक हो रहा है, उसके बाद रफ सरफेस आ जाती है, ठीक है, तो ये यहाँ से यहाँ तक में डिस्प्लेसमेंट करता है। अब ये जब डिस्प्लेसमेंट स्टार्ट करता है तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड है, ठीक है। अब इसके ऊपर क्या होगा कि ये डायरेक्शन में जा रहा है तो रिटार्डेशन फोर्स लगता है इसके ऊपर Fr। अब ये जो Fr है ये क्या है, तो ये डिस्प्लेसमेंट के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, और वो कैसे है, तो हमको फॉर्मूला दिया है -k/x। अब ये वैल्यू जो आती है रिटार्डेशन फोर्स की, ये वैल्यू कब आएगी, तो 0.1 लेस देन x लेस देन 2.01 होता है, तभी ये वैल्यू आती है, ठीक है। तो Fr इक्वल टू 0 होगा कब, तो x किसके लिए है, x लेस देन 0.1 के लिए या x ग्रेटर देन 2.01 के लिए क्या होगा कि ये वैल्यू 0 आ जाती है रिटार्डेशन फोर्स की। अब यहाँ पर जो k है इसकी वैल्यू 0.5 जूल है,
ठीक है, ये x पूरा का पूरा मीटर में है, ये वैल्यू k की है। अब हमको यहाँ पर करना क्या है कि फाइनल जो फाइनल काइनेटिक एनर्जी वो फाइंड करनी है और फाइनल वेलोसिटी है वो फाइंड करनी है, दो चीज हमको फाइंड करनी है। तो काइनेटिक एनर्जी आया तो करना क्या पड़ेगा, वर्क एनर्जी थ्योरम लगाओ। ऑब्वियसली अभी हम जो पढ़े वो इसी का न्यूमेरिकल करेंगे, ऐसा थोड़ी है कि कल कुछ पढ़ा और आज न्यूमेरिकल करेंगे। सर आपका क्या भरोसा ऐसा भी होगा, है ना? बट ऐसा नहीं है, ठीक है बच्चों। के एफ माइनस के आई इक्वल टू डब्ल्यू, ये हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर वर्क एनर्जी थ्योरम लगा रहे हैं। अब इसमें हमको फाइंड करना है फाइनल, तो के एफ इक्वल टू क्या हो जाएगा के आई, ठीक है। अब यहाँ पर जो वर्क डन है वो किसकी वजह से मिल रहा है, तो वेरिएबल फोर्स की वजह से, ठीक है। देखो एक चीज समझो बच्चों, अगर वेरिएबल नहीं होता तो यहाँ पर फोर्स की वैल्यू डायरेक्ट कोई नंबर ही आ जाता। ये कोई फॉर्मूला दिया है, इसका मतलब क्या है कि फॉर्मूला में कोई वेरिएबल होगा, उसके अकॉर्डिंग टू फोर्स की वैल्यू चेंज होती है। तो फोर्स वेरिएबल हो गया, तो वेरिएबल फोर्स हो गया, तो वर्क कैसे मिलेगा, एक्स आई से एक्स एफ एफ डी एक्स, इस तरीके से मिलेगा जो भी हमने डिराइव किया है, ठीक है, 10 मिनट पहले। अब के आई है तो क्या हो जाएगा 1/2 m वी आई स्क्वायर प्लस इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ है, तो 0.1 से स्टार्ट करके 2.01, तो ये हो जाएगा 0.1 से स्टार्ट करके 2.01 में, ठीक है। एफ की जगह क्या आएगा, तो माइनस के अपन एक्स आएगा डी एक्स। अब सबकी कीमत रखो तो 1/2 m की वैल्यू कितनी है 1 है, 1 की जगह लो वी आई, तो इनिशियल वेलोसिटी 2 है तो 2 का स्क्वायर प्लस इंटीग्रेशन, प्लस की जगह माइनस आ जाएगा, ठीक है, माइनस के है तो माइनस के बाहर निकल गया, के कांस्टेंट है क्योंकि उसकी वैल्यू यहाँ पर दे दी है। अब ये क्या हो जाएगा, तो 0.1 से 2.1 में 1/x dx का इंटीग्रेशन करना रहेगा, तो होगा क्या कि 1 × 2 का स्क्वायर 4 डिवाइड बाई 2, तो ये 2 हो जाएगा माइनस के की वैल्यू कितनी है 0.5, तो 0.5 1/x dx का इंटीग्रेशन, तो वो होता है बच्चों नेचुरल लॉग, जिसको हम बोलेंगे ln x। अब यहाँ पर उसकी लिमिट क्या है 0.1 से 2.01, तो अब ये क्या होगा 2 माइनस 0.5 और ln क्या हो जाएगा 2.01 माइनस ln 0.1, तो अब ये क्या हो जाएगा ln, ठीक है, डिवाइड सॉरी माइनस आता है तो वो हम क्या कर सकते हैं कि एक दूसरे के डिवाइड के फॉर्म में लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा 2.01 डिवाइड बाई 0.1, इस तरीके से होगा। तो ये क्या हो जाएगा एक्चुअली 20.1। अब 2 माइनस 0.5 और ये क्या बन जाएगा 2.303, ठीक है। ये क्यों है, तो ये नेचुरल लॉग से हम सिंपल लॉग में कन्वर्ट कर रहे हैं, ठीक है, तो या फिर बेस 10 वाले लॉग में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो इसके लिए 2.303 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा लॉग 20.1, ठीक है। तो 2 माइनस 0.5 इंटू 2.303 इंटू 20.1 है, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 1.3032, तो ये हो जाएगा 2 माइनस इन सब का कैलकुलेशन 1.5 होता है, तो हमको आंसर मिलेगा 0.5 जूल, ठीक है। ये इसका सिंप्लीफिकेशन था, हमको यहाँ पर आंसर क्या मिल रहा है 0.5 जूल क्या है फाइनल काइनेटिक एनर्जी। दूसरी चीज हमको फाइंड करनी है फाइनल वेलोसिटी, तो वो अब हम कैसे फाइंड करेंगे, तो देखो के एफ इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, तो 1/2 m वी एफ स्क्वायर इक्वल टू क्या है 0.5 है ना, तो यहाँ से हम वी एफ स्क्वायर करेंगे तो वो हमको क्या मिलेगा 2 × 0.5 डिवाइड बाई m स्क्वायर है, तो ये क्या हो जाएगा स्क्वायर निकाल दो तो ये अंडर रूट में आ गया। अब देखो तो क्या होगा अंडर रूट में 2 × 0.5 1 हो
वन है तो ये क्या आ जाएगा, अंडर रूट ऑफ वन वो होता है वन, तो VF हमको क्या मिलेगा, वन यूनिट आएगा मीटर पर सेकंड, वेलोसिटी है ना तो यूनिट मीटर पर सेकंड बनता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा न्यूमेरिकल सेटअप होता है, जो फाइंड करना था फाइनल काइनेटिक एनर्जी 0.5 जूल, फाइनल वेलोसिटी 1 मीटर पर सेकंड। तो इसके साथ हम आज का लेक्चर यहाँ पर ख़त्म करते हैं। आई होप कि आपको आइडिया होगा, कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट